खैर वक्त में आप सभी का प्राइम डिबेट में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्राइम डिबेट में आज मुद्दा आप सबकी जेब से जुड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आज अपने आज तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। दिल्ली में आज पेट्रोल 79 रुपए 15 पैसे तो डीजल 71 रुपए 15 पैसे तक पहुंच गया। मुंबई में तो 1 लीटर पेट्रोल के दाम 87 रुपए और डीजल 76 रुपए के करीब पहुंच रहे हैं। पेट्रोल 28 जुलाई के बाद आज तक सस्ता नहीं हुआ तो डीजल 13 अगस्त को आखिरी बार सस्ता हुआ था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के लिए डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया, जो आज अपने सबसे निचले पायदान 71 रुपए 10 पैसे तक पहुंच गया, और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें हैं। सवाल यह है कि देश में इन्हीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बहुत हुई महंगाई की मार जैसे नारे जब जनता की नब्ज को पकड़ते हुए सुपर हिट हो जाते हैं और वोट बटोरने का जरिया माने जाने लगते हैं, उसी देश में सत्ता में आने के बाद हमारी सरकारें बढ़ती महंगाई के सामने बेबस क्यों नजर आती हैं? देश का आम आदमी एक बार फिर बढ़ती महंगाई से परेशान हाल है। चुनाव फिर सर पर हैं, इसलिए सियासत इस मुद्दे पर जोरों पर है। और सवाल वही है, जनता पर पेट्रोल डीजल की मुसलसल मार, क्यों बेबस है मेरी सरकार? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लगातार 9वें दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। आज भी पेट्रोल की कीमतों में 30 से 32 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। पेट्रोल की कीमतों में इस इजाफे के साथ ही इसकी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 56 पैसे, चेन्नई में 82 रुपए 24 पैसे, कोलकाता में 82 रुपए 6 पैसे, दिल्ली में 79 रुपए 15 पैसे हो गई है। यानी मेट्रो शहरों में पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत मुंबई में देखी गई। उधर डीजल की कीमतों में भी 39 पैसे फी लीटर का इजाफा देखा गया। दिल्ली में डीजल की कीमत 71 रुपए 15 पैसे, मुंबई में डीजल की कीमत 75 रुपए 54 पैसे, चेन्नई में 75 रुपए 19 पैसे, कोलकाता में 74 रुपए फी लीटर देखी गई। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से अवाम बेहद परेशान है। ये दोनों कारण भारत के हाथ में नहीं है। दोनों इंटरनेशनल फैक्टर के कारण ओपेक जितना तेल उत्पादन करने के लिए बढ़ाने के लिए बात कही थी, जुलाई अगस्त 2 महीना पूरा होने के बाद अगर हम उनकी समीक्षा देखते हैं, जो 1 मिलियन बैरल पर डे बढ़ाने के लिए बात उन्होंने कहा था, वो अब तक बढ़ी नहीं है। ये एक प्रमुख कारण है। ईरान जैसे स्थिति के कारण विश्व में तनाव बढ़ी है, वो भी ऑयल प्राइस को बढ़ाने के लिए फैक्टर हो रहा है। उसके अलावा अमेरिका जैसे देशों की जो नीति अभी बनी है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ी है, उसके कारण डॉलर की भाव बढ़ी है। ये दोनों फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को आलमी बाजार में खान तेल की कीमतों में इजाफे और ट्रांसपोर्टेशन पर आयद होने वाले हाई एक्साइज रेट से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा सर, इस महंगाई में अगर पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ेगा तो गरीब आदमी क्या करेगा? और कम सैलरी में, जिसके 8-9 हज़ार पे 10 हज़ार पे सैलरी, वो अपना घर चलाएगा या फिर फ्यूल करते करते क्या करेगा? बिल्कुल भैया, एक तो खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा, पैदल कोई चल नहीं सकता है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का जो मतलब ऐसे काम कर रही है। हमारा तो बहुत मंदा हाल हो रहा है जी। 15 दिन हो गए, कोई काम कार नहीं है, डीजल बहुत बढ़ गया, लगता पंजाब जाना पैना छोड़ के दीदी। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर पड़ने का असर भी पेट्रोलियम अशिया की कीमतों पर पड़ा है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 71 रुपए तक पहुंचने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 2 हफ्तों में आलमी बाजार में फी बैरल खाम तेल की कीमतों में $7 का इजाफा दर्ज किया गया। 16 अगस्त से पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 2 रुपए से जायद का, जबकि डीजल की कीमतों में फी लीटर 2 रुपए 42 पैसे का इजाफा देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जनता पर पेट्रोल डीजल की मुसलसल मार पड़ रही है, आखिर क्यों बेबस है मेरी सरकार? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज प्रेरणा सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ आज राजीव रंजन साहब मौजूद हैं, जो कि इकोनॉमी के जानकार हैं। साथ ही साथ अरविंद वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं।
एनडीए की पार्टनर है लोक जनशक्ति पार्टी, और शाइना एनसी जो कि बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करने वाली हैं। चंद पलों में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। अमीर हैदर जैदी साहब, सीनियर लीडर सीपीआई के, वो हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, वो भी आपको चंद पलों में स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत आज राजीव रंजन साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस डिबेट की शुरुआत में आप हमारे व्यूअर्स को यह बता दें कि भाई पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो हैं वो हाहाकारी तरीके से क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्यों आम आदमी इस देश का इतना परेशान है, वो भी तब जब बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 में जमकर ये नारे चले और इस पर जनता ने जमकर वोट भी दिया कि भाई ये सरकार बन जाएगी तो महंगाई जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और खास तौर पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस उस वक्त भी एक बड़ा मुद्दा थे। अब हम देख रहे हैं 2019 आने वाला है और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा तो बन जाएगा लेकिन कीमतें जो हैं वो कम नहीं होंगी। देखिए समीर, अभी कुछ देर पहले ही आपने ये जिक्र किया था कि चुनाव आने वाले हैं और इसलिए इस पर सियासत तेज हो रही है जी। तो ये अपने आप में एक फैक्ट है। हाँ। लेकिन इस मसले को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं कायदे से जब तक कि आप सियासत का चश्मा उतार करके नहीं देखेंगे। आप जब तक इसे कांग्रेस भाजपा के चश्मे से देखते रहेंगे, हाँ। आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, हाँ। और आप राजनीतिक रूप से उलझे हुए रहेंगे। हाँ। अगर आप सिर्फ जो एक आर्थिक नज़रिए से देखें तो एक फैक्ट है, हकीकत यह है कि तेल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ जितने हैं वो भारत में नहीं पैदा होते। अधिकांशतः लगभग 70-80% हमें आयात करना पड़ता है। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो भी होंगे उसके हिसाब से हमारी वो लागत बैठती है। और दूसरी बात जो इसमें सबसे बड़ी है वो ये है कि शुरुआत से ही तमाम सरकारों ने पेट्रोलियम को पैसा उठाने का, जनता से टैक्स के रूप में वसूलने का बहुत आसान जरिया बना रखा है। हाँ। और इसमें आप कांग्रेस भाजपा फिर मत कीजिए। हाँ। क्योंकि हर तरह की हर सरकार ने पेट्रोलियम से अपनी अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश की है, और इसमें तमाम राज्य सरकारें भी हैं, केंद्र सरकारें भी हैं, हर पार्टी की सरकार रही है। इसको आप राजनीतिक रूप से अलग करके देख ही नहीं सकते। अच्छा। तो हकीकत यही है कि विदेशी उत्पाद है, इसलिए डॉलर में जो कीमत होगी वो हमें चुकानी पड़ेगी। हम बहुत ज्यादा आयात पर निर्भर हैं, बहुत ज्यादा पैसा हमारा इस पर खर्च होता है, इसलिए जब आयात हमारा बढ़ेगा और वो आयात महंगा होगा तो उसके चलते हमारी करेंसी पर, रुपए पर भी दबाव पड़ेगा। वैसे भी इस समय सारी दुनिया में बाकी तमाम करेंसीज के मुकाबले, तमाम मुद्राओं के मुकाबले इस समय डॉलर महंगा हो रहा है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का रुपया कमजोर हो रहा है। नहीं, तो इसका कुछ कनेक्शन है। हमने देखा डॉलर की जो कीमतें थी, रुपए की जो कीमतें थी, वो सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई, 71 रुपए 10 पैसे तक हो गया मामला। तो क्या ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सारी चीजें कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है, और दूसरी तरफ पेट्रोल प्राइसेस बिल्कुल कनेक्टेड है। हाँ। अगर आप ज्यादा आयात पर खर्च कर रहे हैं तो उसके चलते आपकी करेंसी पे दबाव बनेगा, और सिर्फ आपकी करेंसी पे दबाव नहीं पड़ रहा है, तमाम जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थितियां हैं उनके चलते डॉलर बाकी तमाम देशों की, सिर्फ भारत नहीं, चाहे वो आप यूरो ले लीजिए, चाहे आप पाउंड ले लीजिए, चाहे आप दूसरी मुद्राएं ले लीजिए, चाहे आप किसी मलेशिया की मुद्रा ले लीजिए, आपको हर जगह यही दिखेगा कि डॉलर बाकी सारी मुद्राओं के मुकाबले महंगा हो रहा है। इसलिए अगर आप ये देखेंगे कि डॉलर की बात छोड़ दीजिए, क्या रुपया जो है वो पाउंड के मुकाबले भी उतना ही गिरा है? नहीं गिरा है। पाउंड के मुकाबले रुपए की स्थिरता बनी हुई है। अगर आप यूरो के मुकाबले देखेंगे तो रुपए की स्थिरता बनी हुई है। अगर आप डॉलर के मुकाबले देखेंगे तो आपको रुपया गिरता हुआ नजर आएगा। तो एक इस बात को समझ लीजिए। ठीक है। प्रेरणा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। प्रेरणा जी, जिन बातों का जिक्र राजीव रंजन ने किया, क्या आपको लगता है कि आज की जो मौजूदा सूरत हाल है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अगर इस खबर को देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो कोई भी सरकार होती, दिक्कतें यही होती देश की जनता के सामने, मानती हैं आप? समीर जी, राजीव जी ने अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों पेट्रोल और डीजल के रेट्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। मगर मैं भी जो आपका ध्यान है कुछ आंकड़ों की तरफ ही ले जाना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी, एक RTI फाइल की गई और मोदी सरकार ने ये जवाब दिया कि वो लगभग 15 देशों को 34 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं और लगभग 29 देशों को
37 रुपए प्रति लीटर डीजल बेच रहे हैं। तो जब वो विदेशों में सस्ता आधी कीमतों पर डीजल बेच सकते हैं तो देशवासियों को क्यों नहीं दे सकते? 12 बार इन्होंने सत्ता में आके 12 बार सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ाया, जिसकी वजह से जनता को ये बढ़ी कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है। 11 लाख करोड़ अतिरिक्त टैक्स ये सरकार जनता से वसूल चुकी है, आम आदमी की जेब पर वार करके। क्या ये सुनियोजित आपको लूट नजर नहीं आती? ये वही मोदी सरकार है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर यूपीए सरकार को घेरा करती थी, मनमोहन जी की आलोचना किया करते थे, और आज इनके जो कंट्रोल में है, जहां पर ये कीमतें कम कर सकते हैं, अपने जो टैक्स जनता से वसूल रहे हैं उसको कम करके राहत दे सकते हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे समय में क्रूड ऑयल की कीमत दुगनी थी और तब भी हम इससे कम रेट्स में हम लोग देश को डीजल और पेट्रोल बेच रहे थे। मगर आज क्या हो रहा है? और पेट्रोल डीजल की कीमतों से ओवरऑल महंगाई पे फर्क पड़ता है, सब्जियां महंगी होती हैं, राशन महंगा होता है, आम आदमी की जेब पर, किसान की जेब पर, सब पे वार होता है। तो क्या यही था कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार पूरी तरीके से भूल गए हैं वो, या ये भी एक जुमला ही साबित हुआ है? ठीक है, शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन। शाइना, कांग्रेस का सीधा आरोप और पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि अब की बार महंगाई की मार, ये नारा क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई सत्ता में आने के बाद? क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 28 जुलाई के बाद पेट्रोल आज तक सस्ता नहीं हुआ है और डीजल 13 अगस्त को आखिरी बार सस्ता हुआ था। लगातार बढ़ती जा रही हैं कीमतें, क्यों? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे पेट्रोलियम और गैस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं $80 पर बैरल आज के दिन में, और हम जानते हैं कि रुपया जो है किस ढंग से डीवैल्यू हुआ है। ये पहली बार है जहां रुपी टू डॉलर इज 71 रुपीज़। तो हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी थोड़े ऐसे मुद्दे उठते हैं जिसके प्रति सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपने पूछा कि हमने बढ़ाया क्यों। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप भारत जैसे विशाल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, जो लो इनकम ग्रुप हैं उनको पढ़ाई देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमें देखने की आवश्यकता है। ये टैक्स जो हम इकट्ठा करते हैं वो कोई पार्टी फंड नहीं है, वो कोई दुरुपयोग के लिए नहीं है। हम सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किया गया तो सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है और देश के जितने भी बड़े बड़े ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। नहीं शाइना जी, लेकिन ये बातें किसी इकोनॉमिस्ट के मुंह से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो पार्टी जो महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, उसके राज में अगर 70 रुपए पेट्रोल यूपीए के शासनकाल में था तो बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि टैक्स घटाए सरकार, टैक्स घटा नहीं रही है, जनता पर भार ज्यादा पड़ रहा है, बोझ ज्यादा पड़ रहा है, हम आएंगे तो ये कर देंगे। लेकिन आज वो चीजें नजर नहीं आ रही। आज वही दलीलें आप दे रही हैं जो यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी के लोग दिया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, जो डॉलर रुपी का जो रेशो है वहाँ हम डीवैल्यू होते हैं, हमारा करेंसी, तो मुझे लगता है कि इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट्स भी मायने रखते हैं और हम नहीं बोल रहे हैं कि ये कोई लॉन्ग टर्म मेजर है। हम चाहेंगे कि जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि जीएसटी के गैमेट में हम पेट्रोल और डीजल को लाएं, टैक्सेस कलेक्ट करने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जब होता है तो बहुत सारे लोग जो गरीबी और बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको फ़ायदा होता है ये टैक्सेस जो इकट्ठा होते हैं उससे। तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी डबल स्पीक हम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मस्ट, लेकिन हमें ये देखना है कि इनफ ऑफ टोकनिज्म, जहाँ हम स्पर्धा लगाएं कि पिछले शासनकाल में क्या था, अब क्या है। बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स
को भी देखने की आवश्यकता है। और ठीक है, लेकिन जब 2014 में ये राजनीतिक मुद्दा था, सियासी मुद्दा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2019 में नहीं होगा, इस पर सियासत नहीं होगी? कम से कम हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं है। बाकी ये सियासत तो आप राजनेताओं का काम है। लेकिन प्रेरणा सिंह जी एक छोटा सा कमेंट अपना ऐड करना चाह रही हैं इसमें, उसके बाद मैं रुशदी साहब के पास जाऊंगा। प्रेरणा जी जल्दी से। समीर जी, मैंने बहुत शांति से शाइना जी की बात सुनी और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो किस तरीके की दलीलें दे रहे हैं। हाँ। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो क्या आज मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरिमा नहीं गिर रही है? और ये किस विकास की बात कर रही हैं, किस डेवलपमेंट की बात कर रही हैं? किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या इनके कार्यकाल में कर रहा है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल में बढ़ी है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब फेल हो गया। आज महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, इनसे ज्यादा हाईवेज हम अपने दौर में बनाकर चले गए। ठीक। अब्बास अली रुशदी साहब हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है प्रेरणा जी, ठीक है प्रेरणा जी, इस्तेमाल है ये मोदी जी ने अपनी ठीक है एडवर्टाइजमेंट के अलावा अब्बास अली रुशदी साहब, एक बात का जिक्र जिसका शाइना एनसी ने किया कि भाई ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है ये कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है, लोगों के लिए ही। तो ये तो पहले भी होता था। और जब टैक्स का जिक्र हो रहा है तो मैं अपने व्यूअर्स को और आप सबको ये बताना चाहूंगा कि भाई 1 लीटर पेट्रोल आज की तारीख में जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उसकी कीमत होती है 39 रुपए 24 पैसे सिर्फ। उसमें कमीशन 3 रुपए 61 पैसे जुड़ता है, एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसे जुड़ती है, वैट 16 रुपए 82 पैसे जुड़ता है, यानी कुल टैक्स 36 रुपए 30 पैसे जुड़ता है। और उसके बाद आज की तारीख में यह दिल्ली का रेट है, मुंबई में और ज्यादा है, 79 रुपए 15 पैसे पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है। क्या अगर जनता यह उम्मीद कर रही है कि भाई आप टैक्स थोड़ा सा घटाइए, जनता को थोड़ी सी राहत दीजिए, तो यह बेईमानी है क्या? ना करें हम उम्मीद सरकार से? समीर भाई, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी जब आदरणीय शाइना जी बोल रही थी जी। इन्हीं की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस बात को माना कि हमारे मुल्क में टैक्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक वो आया, बहुत ज्यादा टैक्स आने लगा। उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के ऊपर की स्थिति यह है, जिस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की आप बात कर रही थी, यह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट आदरणीय मनमोहन सिंह जी के दौर में बहुत पीक पे था। अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कंपैरेटिवली उस दौर से अब डीजल और पेट्रोल कम है। उसके बाद भी इस वास्तविकता से भारतीय जनता पार्टी क्यों भागती है कि आपने 262% सिर्फ टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोल पे और डीजल पे 486% टैक्स आपने बढ़ाया है। इस सच्चाई से आप नहीं भाग सकते। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत ईगो को सेटिस्फाई करने के नाम पर जो नोटबंदी की गई, क्यों नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी कि आज महंगाई के बढ़ाने में उसका सबसे बड़ा योगदान है? मैं प्रश्न करना चाहता हूं आदरणीय शाइना जी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था नोटबंदी लागू होने पर कि 3 लाख करोड़ रुपया ये सिस्टम से बाहर जाएगा। कहां गया वो 3 लाख करोड़ रुपए? क्या वो बताने का कष्ट करेंगे? और आप लगातार जब टैक्स की वृद्धि का दावा कर रहे हैं कि हमने टैक्स बढ़ा के दिखाया है, तो वो टैक्स गरीबों पे लगा के आपने बढ़ाया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कहां बढ़ाया? इसके ऊपर कोई आंकड़ा देने को तैयार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। मेरा एक बहुत साधारण सा प्रश्न है कि अगर आपको लगता है कि नोटबंदी की जिसके पक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो क्या शाइना जी दूसरी नोटबंदी के लिए भी ज़हनी तौर पे हम लोग तैयार हो जाएं, अगर इस देश के लिए इतनी फायदेमंद है? ठीक है। अरविंद वाजपेयी साहब, क्या इस तरह के जनता से जुड़े हुए जो बिल्कुल मुद्दे हैं, अब पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब काट रही हैं इस वक्त, इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई रेट खुदा के वास्ते इतना ना बढ़ाइए, हालत खराब हो रही है, बजट बिगड़ रहा है। क्या इस तरह के मुद्दे, क्योंकि एनडीए के पार्टनर हैं आप, सरकार में शामिल हैं, सत्ता के सामने उठाते हैं क्या? देखिए, ये पेट्रोल का जो मामला है ये चिंता का विषय है, लेकिन इसके साथ साथ हमको एक बात समझनी होगी कि ये इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। ये इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है।
ये जो रेट जिस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं उसी तरह से कंट्रोल डाउन भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं। ये पिछले 3 महीने से ये चल रहा है। और कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि उनके टाइम में 2013 में 76 रुपए तक पेट्रोल पहुंचा था। तो इसको समझना होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है कि ये हमारा जो सरकार है ये वेलफेयर स्टेट है और इसका एजेंडा बड़ा साफ है, पावर टू पुअर। तो जितनी सब्सिडाइज स्कीम है, जितनी वेलफेयर स्कीम है डेवलपिंग कंट्री में, अरे वाजपेयी साहब पेट्रोल डीजल तो गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है ना, चाहे आप बिल्कुल किसान भी इस्तेमाल करता है। उसी का जवाब दिया ना, पेट्रोल अगर मिडिल क्लास, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जो पेट्रोल और भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि पेट्रोल अगर मिडिल क्लास यूज करता है, अपर क्लास यूज करता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसके पैसे का इस्तेमाल जो है वो गरीबों के लिए हो रहा है। ये आप क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए? मिडिल क्लास और अपर क्लास से आप हर तरीके से टैक्स वसूलते हैं, ये बिल्कुल जन विरोधी बात है। समीर जी, मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करती हूँ, ये पूरी तरीके से जन विरोधी बात कर रहे हैं। ठीक है प्रेरणा जी, आपकी बात पहुंच गई हम तक और वाजपेयी साहब तक भी। अब पूरी बात हो जाने दीजिए उनकी, अब पूरी बात हो जाए। वाजपेयी साहब, ऐसा है, मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि जिस अवस्था में हमको इकोनॉमी मिली थी, जिस अवस्था में हमको एनपीएस मिले थे, जिस अवस्था में 1,80,000 करोड़ के जो बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड हमने इराक और ईरान को देने थे, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अभी तक कर्जा दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब उसको मेंटेन करने के लिए तैयार है। आपको याद है कि ये अपना जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है प्रधान जी, उन्होंने क्या कहा है कि हम इसको जीएसटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये जीएसटी में आ जाएगा, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन के हिसाब से आपको पेट्रोल मिला, लेकिन वक्त निकला जा रहा है। 2019 आ गया, आप कब कोशिश करेंगे? 2017 कब कोशिश करेंगे? मुझे लगता है ये लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है 2019 से पहले कि हम जीएसटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चाहते हैं वो तो कर लेते हैं ना। देखिए, अरे समीर भाई, 4 साल से ये 450% ड्यूटी एक दिन में नहीं बढ़ी है, 4 साल से लगातार बढ़ाई है इन्होंने। हमारी पार्टी ने ये मांग की थी इनसे। अच्छा ठीक है, हम दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कि हम सारी चीजों को बैलेंस करने की सही नियत से कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार की नियत साफ है, सरकार में करप्शन नहीं है, सरकार के मंत्री काम कर रहे हैं, किसी पे आप कोई दाग नहीं लगा सकते हैं। और ये सारा हिस्सेदारी अपनी भी रख लो। करप्शन नहीं है, कोई हमारी नीरव मोदी में। ठीक है, कोशिश हो रही है जैदी साहब, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी ये जीएसटी का जो लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, क्या ये मुमकिन लगता है आपको? पहुंच जाते हैं क्योंकि अब तो 2000 कितना टाइम ही बचा है, 6 महीने बाद तो चुनाव होने हैं। समीर भाई, कौन कहता है मोदी जी ने विकास नहीं किया? हाँ, विकास किया है। पेट्रोल का, डीजल का कितना विकास कर रहे हैं और डॉलर का भी बहुत विकास हुआ है। मगर मैं उन्हें नहीं कहता, मैं आज आत्मालोचना कर रहा हूं। विपक्ष कमजोर है, सरकार निर्कुंश है। हाँ। कोई भी सड़क पे विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं। ये एक बड़ी बात मान रहे हैं, जनता को मोबिलाइज नहीं किया जा रहा। मैं कहता हूं, सुन कि लीजिए, विपक्ष इतना कुछ होने के बाद भी सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। वामपंथ का विरोध कहीं कहीं दर्ज हो रहा है। हाँ। और जितना दर्ज हो रहा है उससे सरकार, ये तो कहना आपकी मजबूरी है ना। सुन लीजिए, सरकार पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। हाँ। वामपंथ का विरोध आपको सड़क पर दर्ज होगा, कोई पार्टी सड़क पर नजर नहीं आती है। जब कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, विपक्ष मजबूत था, सड़क पे नजर आता था और उसका असर सरकार लेती। बिल्कुल। आज विपक्ष कमजोर की स्थिति में है और इसकी जिम्मेदारी देश की आवाम को लेनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, फलाह के लिए विपक्ष मजबूत जरूर होना चाहिए। पेट्रोल डीजल को ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, हमारी मांग है इसे इसके ऊपर फिक्स टैक्स दिया जाए। इसे जीएसटी के लाने से इसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, फिक्स टैक्स लिया जाए। और एक देश को और गुमराह करते हैं हमारे अर्थशास्त्री कि साहब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो एक्सपोर्टर को फायदा हो जाएगा। एक दिवालियेपन का सबूत है। कभी इस पर भी बहस हो जाए। जब जब डॉलर की कीमत गिरेगी, सही सही मायनों में सरकार की साख गिरेगी, देश की साख गिरेगी। जब रुपए की गिरेगी तो आज रुपए की कीमत गिर रही तो देश की साख गिर रही है। आप पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल की कीमत ले लीजिए, श्रीलंका में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, नेपाल में क्या है, भूटान में क्या है।
वहां पेट्रोल कहीं और से आ रहा है, हमारे देश से नेपाल जा रहा है। हाँ। वहां देख लीजिए पेट्रोल की क्या कीमतें हैं। हाँ। लेकिन आज महंगाई जो है वो राष्ट्रवादी का मुहिम्मा पहना के चढ़ा दिया गया है। सिर्फ बीजेपी और इनके कुछ 4, 5, 17, 18 मित्र हैं, उनका विकास हो रहा है। राजीव रंजन साहब एक छोटा सा जवाब इसका दे दीजिए। जिस बात का ज़ैदी साहब ने जिक्र किया, ये पड़ोसी मुल्कों में सस्ता कैसे बिक रहा है पेट्रोल डीजल, हमारे यहाँ इतना महंगा क्यों? देखिए, राजनेताओं का जवाब देने की जिम्मेदारी मुझ पे मत डालिए, ये बहुत मुश्किल काम है। आम जनता का सवाल है, जनता की तरफ से, क्योंकि मैं इनसे नहीं उलझ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उलझना भी नहीं। जी। जनता के मन में जरूर ये सवाल है कि पड़ोसी देशों को अगर दिया जा रहा है सस्ता तेल, तो फिर हमारे यहाँ महंगा क्यों? और इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये कुछ राजनयिक कूटनीतिक सौदे के तहत ऐसा होता है, और ये नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार में ऐसा हो रहा है। कौन सा इससे देश बता दीजिए ना, उससे फायदा क्या हुआ? माफ कीजिए, मैं आपसे तो बता दीजिए, नेपाल को बता दीजिए, उनकी बात कंप्लीट। नेपाल हमारी जमीन पे कब्जा करता है। जयदी साहब म्यांमार बता दीजिए, वो चीन की गोद में बैठा है। श्रीलंका बता दीजिए, वहाँ चीन आगे बैठ गया है। जयदी साहब आप कौन सी कूटनीति कर रहा है? कूटनीतिक क्षेत्र में भी हम फेल है। जयदी साहब, मैं आप से बहस नहीं करना चाहता, पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से बहस नहीं करना चाहता। ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए। जी। तो ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार में कुछ अलग भाव थे, यहाँ जिस भाव में खुदरा बिक रहा था पेट्रोल और नेपाल को जिस भाव में दिया जा रहा था उसमें एक समानता थी, और आज की तारीख में ये अंतर आ गया है। तो चाहे कोई भी सरकार रही हो, आप चाहे फ्रूट ऑयल की कीमत $125 थी। जयदी साहब, आप बदतमीजी कर रहे हैं, माफ कीजिए। आप नहीं, आप सरकार का पक्ष रखते हैं। जयदी साहब, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आपको मैंने बदतमीज कहा? ओपन डिबेट है। आपको मैंने बदतमीज कहा? रख सकता है, आपने मुझे बार बार टोका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, कहा। कब कहा आपको बदतमीज? मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति बोल रहा है, क्या मैंने आपको बीच में टोका? क्या मैंने आपको बीच में टोका? $125 कीमत, क्या मैंने आपको बीच में टोका? मुझे नहीं थी। मैं एक काम करता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं। मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे। मुझे लगता है इस वक्त जनता के सामने ना, देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम अपना पर्सनल अटैक्स का मामला जो है वो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और देश की बात करें और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर ही हम बहस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद यहीं से इस डिस्कशन की शुरुआत होगी कि आखिर हम सरकार से उम्मीद करें या ना करें कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम होंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइए। तो आखिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर बेबस क्यों नजर आ रही है सरकार, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाइना एनसी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। शाइना, कुल मिलाकर जो ऑपोजिशन के तेवर इस मामले में नजर आ रहे हैं वो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि अगर अभी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में नहीं हुई और जनता की जेब पर इसी तरह से मार पड़ती रही तो 2019 के लोकसभा चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्या सरकार कुछ सीरियसनेस दिखाएगी? जनता को कुछ राहत देने के मूड में सरकार नजर आ रही है या नहीं आ रही? देखिए, आप समीर जी सवाल सही पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं मुंबई में 86 रुपीज़ लीटर है। हम सभी चाहते हैं कि कम हो और सरकार की तरफ से भी ये गुंजाइश आई है कि हम देखें कि किस प्रावधान का इस्तेमाल करें ताकि हम ये पैसे बचाएं जनता की और बचाएं सरकार की। तो उस दृष्टि से हमें देखना है कि कैसे ये क्रूड प्राइसेस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नीचे लाए और कैसे हम देखें कि ये रुपी का जो वैल्यू है वो घटे ताकि वी बिकम स्ट्रॉन्गर टू द डॉलर। लेकिन मुझे लगता है कि एक इमीडिएट राहत जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिक्र किया वो ये है कि जीएसटी के निमित्त हम पेट्रोल और डीजल को लाएं ताकि हम कुछ बचत कर सकें। और रही बात जो टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं,
जिस रफ्तार से देश की प्रगति हो रही है, जिस रफ्तार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लागू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें सब्सिडाइज करने की आवश्यकता है। और वो टैक्सेस जो इनडायरेक्ट रूट से मिलते हैं उससे देश को जरूर भलाई होती है। ये कोई निजी फायदा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। आप बार-बार ये कह रही हैं कि भाई केंद्र सरकार ये चाह रही है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल की कीमतों को लाया जाए। आज देश के 75% हिस्सों पर आपकी सरकार है, 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है। क्या वो सरकारें तैयार हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए? अगर तैयार हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी से यह सवाल पूछा जाए कि जहां उनकी सरकार बची है वहां वो मानेंगे इसके लिए या नहीं। प्रयास यही है कि हर एक प्रदेश सपोर्ट करें। आप सही बोल रहे हैं कि 21 राज्य हमारे हैं और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से शुरुआत हो, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरे देश में जीएसटी के निमित्त पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट्स को लाएं। ठीक है, प्रेरणा जी के पास मैं बाद में आऊंगा, लेकिन राजीव रंजन साहब, क्या यह मुमकिन है? बार बार ये कहा जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ठीक हो जाएंगे, क्या मुमकिन नजर आ रहा है क्या? देखिए, 2019 के चुनाव से पहले इस बारे में कोई बदलाव करना अब मुमकिन तो है ही नहीं है। इसलिए अगर इस बारे में भाजपा कहती है या धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, ये सब चीजें सिर्फ फौरी तौर पे एक झुंझुना है। हाँ। और दूसरी बात, जीएसटी के अंदर आ जाने से क्या खुदरा कीमत बदल जाएगी? जीएसटी के आने से उस व्यक्ति को राहत मिलेगी जो जीएसटी चुका रहा है, यानी एक बिजनेसमैन को, एक कॉर्पोरेट को, एक व्यापारी को जो जीएसटी अपने ग्राहक से ले रहा है, उसे इनपुट मिल जाएगा पेट्रोल डीजल पर दिए जाने वाले जीएसटी के बदले में। ये फर्क होगा। लेकिन हम आप जब पेट्रोल पंप पर जाएंगे खरीदने के लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आम धारणा तो ये है ना कि भाई एक्साइज ड्यूटी, वैट, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 42 रुपए 85 पैसे डीजल के तौर पर अगर ले लें तो 25 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। जब जीएसटी हो जाएगा तो ये करीब 10-15 रुपए पर आ जाएगा, तो कीमतें कम हो जाएंगी। ये आम धारणा है सर। नहीं समीर, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। अगर जीएसटी पर लाया भी जाएगा तो 28% की ऊपरी सीमा और उसके ऊपर एक सेस लगाना पड़ेगा। अगर उसके बिना, अगर सेस लगाए बिना अगर जीएसटी के अंदर लाया गया तो तमाम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हिल जाएंगी। अभी कोई भी सरकार इस स्थिति में है ही नहीं। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसको कांग्रेस भाजपा के चश्मे से मत देखिए। जब कांग्रेस के समय, यूपीए 2 के समय जीएसटी लगभग अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा था और चुनाव नजदीक आ जाने की वजह से कांग्रेस भी ढीली पड़ गई थी, भाजपा भी ढीली पड़ गई थी, उस समय जीएसटी टाल दिया गया था। तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर रखने की बात कही जा रही थी। यूपीए भी कहीं किसी ड्राफ्ट में आप देख लीजिए पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर उस समय भी नहीं आ रहा था। आज राहुल गांधी बढ़ चढ़कर बोले कि पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर क्यों नहीं है। ये सवाल उन्हें 2013 में मनमोहन सिंह से पूछ लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कांग्रेस भाजपा का चश्मा मत देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। जयदी साहब फिर आप बीच में टोक रहे हैं, मैं कुछ तीखा बोल दूंगा। देखिए जयदी साहब, फिर बीच में आप मुझे मत टोकिए, मैं कुछ तीखा बोल दूंगा। जो वाजिब सवाल है उससे मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है, ये बताइए। समीर भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हकीकत है ना। यूपीए 2 में भी ये झुंझुना बाद में पकड़ाया गया, आज की सरकार जो है वो भी झुंझुना पकड़ा रही, तो जनता तो है ही पिसने के लिए। नहीं, आप इसे समझिए, रघुराम राजन नोटबंदी के लिए जिम्मेदार हैं। किसने कहा ये सरकार कह रही है। लॉजिक दे रही है, लॉजिक दे रही है। ये सुन लीजिए, रघुराम राजन नोटबंदी के लिए जिम्मेदार है। नोटबंदी से लेकर जुबानबंदी तक का सफर 4 साल मैंने जैदी साहब से सुनना चाहते हैं। आप उसे राष्ट्रवाद के चश्मे से देखते हैं। हमने ये कहा भी कि पेट्रोल डीजल को आपकी बात हो गई कंप्लीट। अब जैदी साहब से सवाल था। जयदी साहब को सोचना चाहिए, सवाल ही मुझसे था। ठीक है, आप लोग पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए जी। जैदी साहब कंप्लीट कीजिए। नोटबंदी से लेकर जुबानबंदी तक का 4 साल का इस सरकार का सफर मौजूद है। देखिए, आप किसानों से बात करोगे तब आप कुछ करोगे, ये नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। फिक्स्ड, हम कह रहे हैं पेट्रोल डीजल पदार्थों को फिक्स टैक्स के दायरे में लाया जाए। हम कब कह रहे हैं जीएसटी के दायरे में लाया जाए? इतना अर्थशास्त्र हम भी जानते हैं, लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे। नोटबंदी पे बात करेंगे तो रघुराम राजन पे लेके जाएंगे साहब, वो आपत्ति वहां पर। यहाँ पे नोटबंदी की बात कहाँ से आ गई? आपको क्या आपत्ति है? आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं या निष्पक्ष बात रख रहे हैं?
सरकार का पक्ष ले रहे हैं, तो मैं उस हैसियत से बात करता हूं। आपको मिर्च लगती है। आप एक फिक्स टैक्स चाह रहे हैं, आप एक फिक्स टैक्स चाह रहे हैं, जीएसटी के दायरे में ना लाया जाए। जीएसटी के दायरे में लाने से उस समस्या का हल नहीं है। नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल पदार्थों को फिक्स टैक्स के दायरे में लाना पड़ेगा। आप कहिए कि हम 20 रुपए पर लीटर लेंगे, सरकार हम लेंगे 25 रुपए लीटर लेंगे, लेकिन 35 रुपए लीटर का पेट्रोल 80 रुपए लीटर बेचेंगे और फिर कहेंगे हम कल्याणकारी सरकारें हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप पेट्रोलियम पदार्थों को फिक्स टैक्स के दायरे में नहीं लाके आप गिने चुने चंद उद्योगपतियों का विकास कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने पेट्रोल का डीजल का विकास किया है। ठीक है, हो गई आपकी बात। अरविंद वाजपेयी साहब इसका जवाब दीजिए। ये बात रीजनेबल नहीं लगती। ये ओपोजिशन का कहना है कि 39 रुपए 24 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल है आज की तारीख में, जब वो पंप तक पहुंचता है आप बेच रहे हैं 79 रुपए 15 पैसे। आपको ये माना बात कि पेट्रोल डीजल से टैक्स जो मिलता है उससे कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट हो रहा है, हम सबका योगदान है, लेकिन एक मियाद तो होगी ना। अब मुंबई को आप देख लीजिए, 87 रुपए लीटर पेट्रोल होने जा रहा है। कहां से क्या करेगी आम जनता? आप जयदीप साहब से पूछिए, केरल में कल ये कम करेंगे एक्साइज और वैट टैक्स, पूछिए इनसे। ये जयदीप साहब बड़ा भाषण दे रहे हैं, इनसे पूछिए। आपके कितने सूबों में सरकारें हैं, आप केरल का उदाहरण दे देते हो, तो आप केरल में कम करोगे। ठीक है, 4 राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं। देखिए हम तो कह रहे हैं, अब तो हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। हमारा क्या, अरे रुकिए ना, सुनोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। देखिए हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, डेवलपिंग कंट्री में वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए, सब्सिडाइज करने के लिए। अब देखिए मिडिल क्लास को जो 20 लाख रुपए का घर लेते हैं उनको 2.5 लाख रुपए हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, आपको बताया मैंने। तो उसके साथ साथ डिफेंस को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मतलब सरकार को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और उसी पैसे के अरेंज करने के लिए यह भी तय है कि पेट्रोल से सारी सरकारों को पैसा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम मैकेनिज्म बना रहे हैं कि जो व्यवस्था हमको मिली है उस व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। उसमें नोटबंदी भी है, जीएसटी भी है, एक्साइज भी है, पेट्रोल भी है, डिफेंस भी है। देखिए इसको इतनी आसानी से नहीं ले सकते। अभी कल 2 दिन बाद अगर डॉलर का रुपया सुधर जाता है और क्रूड ऑयल का रेट कम हो जाता है तो अपने आप डाउन आएगा। इसको राजनीति नहीं करनी है, ठीक है? डाउन आता नहीं ना वाजपेयी साहब, डाउन आता नहीं। एक डेटा सुनिए, एक कंपैरिजन मुझे लगता है व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए और आप सबको भी होना चाहिए। मार्च 2012 में, जिसका भी जैदी साहब भी जिक्र कर रहे थे राजीव रंजन से, कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो तकरीबन $124 पर बैरल थी, और उस वक्त पेट्रोल 66 रुपए और डीजल 41 रुपए था। मार्च 2012 में यूपीए की सरकार थी। अब जनवरी 2016 से अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो क्रूड ऑयल जो है वो $28 पर बैरल पर पहुंच गया। कहां थे रेट और कहां आ गए? और पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 45 रुपए। तो हम ये देखते नहीं ना कि जब क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन अगर सस्ता होता है तो भी उसको जनता का फायदा नहीं मिल रहा है। उसका हो ये रहा है, दिक्कत यहां पर है। नहीं, तो जनता को हम फायदा, आयुष्मान की जो हम हेल्थ योजना ला रहे हैं वो किसके लिए ला रहे हैं? आयुष्मान हेल्थ योजना जो हम ला रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, आप कह रहे हैं हम हेल्थ स्कीम ला रहे हैं, घर के लिए स्कीम ला रहे हैं। ये सब जनता को लूट के जनता का भला किसी ने नहीं किया। जो गरीब आदमी के लिए घर अरे जैदी साहब, एक कौन सुनना, एक मिनट। प्रेरणा जी, ये दलीलें हजम होती हैं क्या? कहती नहीं है जैदी साहब, ये वो कह रहे हैं डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इन सबके पैसे कहां से आएंगे? डकैतियां आपके टाइम में हुआ करती थी। अच्छा, और इन दलीलों पर हंसे या रोए समझ में नहीं आ रहा है समीर जी। वाजपेयी जी बड़ी तेज आवाज में सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। ये बताइए, ये जो पैसा ये टैक्स से इकट्ठा कर रहे हैं ये किन गरीबों के काम आ रहा है? मेहुल चौकसी जैसे गरीबों के काम आ रहा है, नीरव मोदी जैसे गरीबों के काम आ रहा है, जय शाह जैसे गरीबों के काम आ रहा है, अंबानी जैसे गरीबों के काम आ रहा है, अडानी जैसे गरीबों के काम आ रहा है। क्योंकि जो इस देश का असली गरीब है, लोन देना इन्होंने शुरू किया था। भगाया आपने है, भगाया तो आपने है कि जाओ भैया लंदन में आराम से रह लो। और उसके बाद हम आपने रोका क्यों नहीं? आपने जय शाह की 50,000 की कंपनी को करोड़ों में पहुंचा दिया।
आपको जनता ने क्यों हटाया? करप्शन के लिए हटाया। यहाँ बताइए किसी के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज है क्या? एक मंत्री तो प्रेरणा जी आप कहना क्या चाह रही हैं? यूपीए 2 में आपकी सरकार ने जो गलतियां की वही मौजूदा सरकार भी कर रही है क्या? बैंक घाटे में 12 लाख करोड़ों के एनपीए किसने छोड़े? घाटे में जा रहे हैं आपके कारण। अरे 12 लाख करोड़ के एनपीए आपने छोड़े हैं, किसानों का लोन और उसकी हम देनदारी कर रहे हैं, हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाजपेयी साहब भटक जाएगी ऐसे बहस, एनपीए पर बात नहीं हो रही है। प्रेरणा जी, जिस मुद्दे को लेकर आज हम बैठे हैं ना, ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनता त्रस्त है इस वक्त। इसलिए प्लीज आप सबसे ये गुजारिश है कि इसी मुद्दे पर रहिए। एनडीए के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी है। ये इस देश का किसान का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये इस देश के छोटे व्यापारी का मजाक उड़ाया जा रहा है, देश के मिडिल क्लास का मजाक उड़ाया जा रहा है। इन्हें याद रहना चाहिए 90 के दशक में जब इन्होंने 50 रुपए किलो प्याज बेची थी दिल्ली में, आज तक सत्ता में वापस नहीं आ पाए। कहीं देश में भी ऐसा ना हो जाए कि भाजपा का और आरएसएस का और इनके सहयोगियों का नामो निशान इस देश से चला जाए। थोड़ा संभल कर चले। तो प्रेरणा जी, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि 2014 से ठीक पहले जो गलतियां आपकी सरकार कर रही थी कि महंगाई को नजरअंदाज कर रही थी, वही काम आज की मौजूदा सरकार भी कर रही है क्या? समीर जी, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार अलग था, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस तरीके की तेजी नहीं है। 2009 के बाद जब पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा था, हिंदुस्तान तब भी बचा हुआ था मनमोहन जी की नीतियों की वजह से, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा विश्व कह रहा है। आज जेटली जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्हें इकोनॉमी के बारे में क्या पता है मैं नहीं जानती हूँ। वो रातों रात मोदी जी के अब्बास अली रुश्दी साहब में आके वो लोग अब्बास अली रुश्दी साहब जो चीजें नजर आ रही हैं, उसमें से एक बड़ी चीज ये है कि अगर हम देखते हैं कि भाई सरकार को फायदा हो रहा है, लेकिन वो कितना हो रहा है? एक डेटा मैं दे देता हूं, 2014 से 15 के बीच 1,72,000 करोड़ की कमाई हुई। 2015-16 में ये आंकड़ा बढ़कर 2,53,000 करोड़ हो गया, और 2016-17 में 3,34,000 करोड़ की कमाई हुई है। ये पेट्रोल डीजल की कीमतें, जो बढ़ती कीमतें हैं, ये जनता की जेब पर किस तरह से बोझ डाल रही हैं, और सरकार का खजाना जाहिर है भर रहा है, और वो कहीं ना कहीं जनता के ही काम आएगा। लेकिन इस पर काबू पाने का तरीका क्या है? देखिए, बिल्कुल समीर भाई, मैं देख रहा हूं सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की, तो वाजपेयी जी को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि जाते जाते ही अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। आना है में गठबंधन वालों को बड़ी उम्मीद है इनसे, इसलिए हम इनकी किसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी की प्रवक्ता ने एक बात कही कि जीएसटी में ला करके कहीं ना कहीं हम इसको एक बार रेगुलराइज और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैम ये बता दीजिए कि अब तक 4 साल तक जीएसटी में इतना कमजोर इकोनॉमिक्स है आपके सरकार में बैठे मंत्री जी की कि उनको ये नहीं मालूम था कि जीएसटी में ला करके इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि हम टैक्स में किसी तरह की कटौती पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो पहले ही बता चुके हैं। आप इस बात को मानिए कि आप किसान विरोधी सरकार हैं, क्योंकि आपके इस निर्णय से लगातार, अभी मैं आदरणीय राजीव जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, ठीक है हम पड़ोसी देशों को जो तेल दे रहे हैं हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन राजीव जी इससे भी आप इस वास्तविकता से भी बच नहीं सकते कि इस सरकार ने ग्रेजुअली तकरीबन 400% टैक्स पे ड्यूटी बढ़ाई है। इस चीज से ये बच नहीं सकते। और आज जीएसटी की बात कर रहे हैं, जो कि ये लाए कि ना लाए, अब तक क्यों नहीं लाए? क्या कारण है कि 72,000 करोड़ टैक्स जो मिलता तो वो बढ़ के तकरीबन 4 लाख करोड़ हो गया? ये किसकी जेब से गया है? ये आम लोगों की जेब से गया है, ये किसानों की जेब से गया है। इस पैसे को कोकने का इतना अच्छा तरीका तो अपनाया क्यों नहीं? और ये जो बार बार बात आती है कि नोटबंदी की हम बात न करें, अरे राजीव साहब हम क्यों नहीं नोटबंदी की बात करें? स्थानीय उत्पादन घट गया, सीधे सीधे महंगाई बढ़ गई। इतनी बेसिक सी बात हमारे जैसा एक छोटा सा कॉमर्स का स्टूडेंट समझता है। तो ये सरकार से मेरा अनुरोध है, सिर्फ इतना जवाब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दे दें कि अब क्यों सोच रहे हैं आप जीएसटी में लाने की? अभी तक पेट्रोल प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने पर क्यों नहीं विचार किया? ठीक है राजीव रंजन साहब, नीति आयोग का जो बयान है वो इसी टॉपिक से मिलता जुलता है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर देता हूं। नीति आयोग ये कह रहा है कि आज जो देश की इकोनॉमी है
जिस तरह से स्लो डाउन हमें जो नजर आ रहा है, उसकी वजहें जो हैं वो रघुराम राजन साहब की पॉलिसीज उसके लिए जिम्मेदार हैं, ना कि डिमोनेटाइजेशन। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप, और इसका मतलब क्या है? देखिए, राजीव कुमार ने एनपीए का जिक्र किया है कि एनपीए की वजह से ग्रोथ पर असर पड़ा था, और ये बात सच है। अगर रघुराम राजन के बारे में बहस करेंगे, वो फिर मैं कहूँगा कि वो दिशा भटक जाएगी, और रघुराम राजन इस सरकार को बहुत प्रिय नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत उनके प्रति व्यक्तिगत उनके नाम पर भी पॉलिटिक्स होती है ना, सीधे कही। हाँ बिल्कुल, कुछ टीका टिप्पणी की गई हो तो उसके बारे में मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सच है कि श्रेय रघुराम राजन को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एनपीए की समस्या को दरी के नीचे से बाहर निकालने की शुरुआत की थी। उससे पहले आरबीआई में इतना दमखम या इतना साहस नहीं था। दूसरी बात, ये काम रघुराम राजन ने किया कब? एनडीए सरकार आ जाने के बाद। तो आपको इस सरकार को भी थोड़ा श्रेय देना पड़ेगा कि उसने भी एक राजनीतिक साहस लिया। अब फिर मैं बाकी सबसे अनुरोध करूंगा। आम जनता तो ये सोच रही है ना भाई, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हम ठीकरा किसके सिर फोड़ें? आज की जो सरकार है मौजूदा, उसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही तो उसी की है। वोट तो लोगों ने इस सरकार को दिया है। मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी को दिया है जी। पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं एस.सी. त्रिपाठी, मैंने उनके सामने ये सवाल रखा था जब मैंने उनसे बात की थी। अच्छा। और उन्होंने ये बताया कि ये कोई आज की चीज नहीं है। सन 70 से लेकर के आज तक जितनी भी सरकारें हैं, उन सब ने पेट्रोलियम को आसान कमाई का जरिया बनाया है, और इसका एक बहुत सीधा कारण यह है कि इस कमाई के लिए किसी भी सरकार को अपने दफ्तर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एक अफसर को अपनी कुर्सी से हिलना नहीं पड़ता, और लाखों करोड़ रुपए की कमाई जो है खजाने में आ जाती है। और ये बात राज्य सरकारों के लिए भी सच है, ये बात केंद्र सरकार के लिए भी सच है। बैठे बिठाए कमाई सरकारी खजाने में आए, सबसे आसान तरीके से आए, इसका जरिया पेट्रोलियम बना हुआ है, क्योंकि इसमें हर एक पैसा जो है वो तेल कंपनियों के मार्फत से आना है। तेल कंपनियां कितना बेच रही हैं वो सब हिसाब किताब है, और तेल कंपनियों को ये टैक्स जमा करना है, तो और वो सारी तेल कंपनियां सरकार की। कुल मिलाकर फिर तो ये जीएसटी के दायरे में लाने वाली बात जो है, ये तो दूर की कौड़ी नजर आती है। और ये हम सबको पता है, जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात रखी भी थी, और उस वक्त सारे राज्य जो है वो पीछे हट गए, जहां आपकी सरकारें थी और जहां दूसरी सरकारें थी वो भी। इस मुद्दे पर तो सब एक नजर आते हैं कि नहीं जीएसटी के दायरे में नहीं लाना, हमारी कमाई बंद हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेट्स हैं जो अपनी कमाई को शेयर नहीं करना चाहते हैं, और स्वाभाविक रूप से उनकी भी एक राय मत हो सकती है, लेकिन हमारे तरफ से बिल्कुल यही कोशिश होगी कि जीएसटी के निमित्त हम पेट्रोल और डीजल को लेके आएँ। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, मैं मानती हूँ कि उसके ऊपर भी चर्चा ज़रूर इंटरलॉग होगा, लेकिन सबसे अहम ये है कि यूएस और ईरान के जो रिश्ते हैं अभी, और जिस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, वहाँ समझ में आता है कि जो बैरल पहले आपको 50-60 में मिलता था, वो आज $80 पर बैरल में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी टिप्पणी करने की आवश्यकता है। जहाँ तक हमारा सवाल है, पब्लिक डोमेन में बिल्कुल स्पष्ट कहाँ ये पैसा आ रहा है, कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, और किस दिशा में हम चाहेंगे कि देश की प्रगति हो। रही बात कि अफसोस की बात यह है कि जो गरीब किसान है, ज़रूर उनको एक नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान के साथ साथ जो अमीर जिसके पास पैसा है कि वो उनको मदद कर सके, ये सब्सिडीज़ दे के, ये टैक्सेस दे के, मैं मानती हूँ कि सही मायने में एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की आवश्यकता है। तो सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी निजी फायदे के बारे में नहीं सोचना है। इस वक्त ऐसे दौर में जब लोगों को अपनी जेब कटती हुई नजर आ रही है, दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो हैं वो टचिंग ऑल टाइम हाई और रुपी फॉलिंग टू अ हिस्टोरिक लो। तो ये बातें तो सीधे सीधे पहुंच रही हैं कि भाई हाँ ये तो है, रुपया सबसे ज्यादा गिर गया, पेट्रोल प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़ गए, लेकिन वो पैसा टैक्स के जरिए आप ही की भलाई के लिए यूज हो रहा है, ये समझा पाने में कितना कामयाब हो पाएगी सरकार? गलत। 19 से पहले ब्रह्मन सुन लीजिए, अभी शाइना जी कह रही 85 रुपए 80 पर बैरल तेल आ रहा है। जब 125 था तब 70, अब 85, अब भी उससे ज्यादा है। दूसरे ये कि जिन व्यापारियों का ये भला करना चाहते हैं, साहब अमीरों से लेके गरीबों को दे रहे हैं, वो 17 घरानों का तो कोई मतलब वास्ता ही नहीं पेट्रोल खरीदने से भाई। वो तो पेट्रोल का व्यापार कर रहे हैं, और आप गरीबों को लूट के
आप मुझे बताइए, एक आदमी कहे मैं साहब इस बैंक को लूट के गरीबों का भला करूंगा, गरीबों को लूट के गरीबों का भला कैसे हो सकता है, ये समझ में आने से परे है हम काशी ने। हमें ये बताया बीजेपी, जब यूपीए 1 के अंदर या यूपी 2 के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, ये बैलगाड़ी लेके इंडिया गेट पे पहुंच जाते थे, तब क्या था? बिल्कुल ये आज वो बैलगाड़ी कहां गई? ये जनता से जुड़ा हुआ आम सवाल है। आज बैलगाड़ी भूल गए। ये आम जनता से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब मुझे लगता है देना चाहिए सरकार को। और जो बोझ भारी पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस का, उसे कम करने की कोशिश होनी चाहिए, वरना चुनाव में इस सवाल का सामना करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त इतना था, इसलिए डिबेट को खत्म करना होगा यहीं पर। कल एक नए टॉपिक पर नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।